यूट्यूबर और मशहूर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत और फजीहत दोनों एक साथ मिली हैं। अलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार भी लगाई है और कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब समाज के नियमों के खिलाफ बोलने का लाइसेंस नहीं है। उनकी गंदी जुबान पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। तो इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं रणवीर अलाहाबादिया को कोर्ट से राहत क्या मिली है और साथ ही साथ किस तरह से कड़ी फटकार भी लगाई गई है, और ये भी जानना चाहेंगे कि कोर्ट की तरफ से केंद्र को जो नोटिस दिया गया है उसमें क्या कहा गया है। एक शो में पत्नीजनक कंटेंट करने के बाद महाराष्ट्र पुलिस और असम पुलिस ने रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और इन सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग की और इन पर राहत देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्हें गिरफ्तार फिलहाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा और नई एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़े शब्दों के अंदर फटकार जरूर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका जो कमेंट था वो पूरी तरह से अश्लील था और जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो किसी भी समाज के नियमों के ऊपर कमेंट करने का लाइसेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके कमेंट की वजह से जो मां बहनें हैं या माता पिता हैं वो काफी आहत हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और हम इसके अंदर दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिलहाल राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कई शर्तें भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको अपना पासपोर्ट थाने की पुलिस के पास जमा कराना पड़ेगा। इतना ही नहीं, वो ऐसा कोई और भी शो नहीं करेंगे, उसके अंदर शामिल नहीं होंगे और जो पुलिस की जांच है उसके अंदर वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ जो भारत सरकार है उसको भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप जो सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री है उसके ऊपर किसी तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इसको लेकर के कोई कदम नहीं उठाती है तो हम इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे और हम इसको लेकर के गाइडलाइंस बनाएंगे। फिलहाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। जी असीम, आप हमारे साथ बने रहे। एक और खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, इस मामले में शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी नहीं हो सकती। शाइना एनसी ने कहा कि कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि एक मिसाल बन सके। कोई नहीं चाहता है कि एक व्यक्ति को टारगेट करे, लेकिन एक मिसाल बनने के लिए कानून का खौफ बहुत ज़रूरी है। और यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ फ्रीडम ऑफ इंक्रोचमेंट, और वो इंक्रोचमेंट वल्गैरिटी है। तो मैं मानती हूँ कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदर सम्मान करना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति सभ्यता अभी भी बरकरार है और वो हमेशा के लिए रखना है। साथ ही महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चकनकर ने कहा कि ऐसे भद्दे कमेंट करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत करनी जरूरी है। सरकार इस पर सख्त एक्शन लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अलाहाबादिया और उनके सहयोगियों को फटकार लगाई है वो बिल्कुल ठीक है। जिनके दिमाग में गंदगी भरी होती है वो लोग इस तरह से अपने माता पिता और इस तरह से बातें करते हैं। तो रणवीर अलाहाबादिया और उनके पूरे टीम ने आगे जाकर पुलिस को अच्छी तरह से इसमें तपास में सहयोग करें। जो भी गंदे कंटेंट इनके यूट्यूब पे हो गए वो इनके यूट्यूब चैनल से हटा दिए जा और अलग अलग जगह में अलग अलग राज्य में जो उनके ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज हुई है इकट्ठा किए जाए ताकि पुलिस को तपास करने में आसानी हो जाए और आगे जाके ऐसे कौन से ही शो इनके मतलब अभी इन दिनों में ऐसे कौन से उनके शो अलाउड नहीं किए। तो रणवीर अलाहाबादिया को लानत और राहत पर ही आज आवाज अड्डा में करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर देखिए डर्टी माइंड्स। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला जल्द ही भारत में अपना कारोबार शुरू कर सकती है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क की कंपनी ने भारत में भर्ती शुरू कर दी है। इस खबर पर डिटेल्स लेते हैं असीम से। असीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो असीम, बताएं क्या जानकारी है आपके पास। पिछले हफ्ते आपने एलन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होते देखी थी। उसके बाद से टेस्ला ने भारत में अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है। कंपनी जल्दी ही भारत में अपना पहला शोरूम खोल सकती है। कंपनी ने मुंबई के अंदर 13 नई वैकेंसीज निकाली है। इस वैकेंसीज के अंदर सेल्स मैनेजर, स्टोर मैनेजर, टेक्नीशियंस, ऑपरेशन मैनेजर जैसे पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। तो कंपनी जल्दी ही अगले कुछ महीनों के अंदर इन पदों को भर लेगी और उसके बाद कंपनी अपना शोरूम भारत के अंदर खोल देगी।
खासतौर पे आपने देखा होगा कि पहले भी कंपनी अपना शोरूम खोलने के लिए भारत के अंदर जगह तलाश रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात होने के बाद एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भारत के अंदर अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी है और जल्दी अपना नया शोरूम मुंबई के अंदर खोल सकती है। शुक्रिया असीम इन दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का पूरा हाल। सेंसेक्स निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में रिकवरी रही, बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 29 पॉइंट गिरकर 75,967 पर और निफ्टी 14 पॉइंट गिरकर 22,945 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुए। एफएमसीजी, ऑटो, बैंकिंग शेयर्स में दबाव रहा तो वहीं आईटी, एनर्जी, पीएससी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। पिछले एक साल में व्यापार घाटा 39% बढ़ा है। बढ़ते व्यापार घाटे ने किस तरह से टेंशन बढ़ा दी है, इस पर पूरी जानकारी दे रही हैं मेरी सहयोगी मिताली जैन। तो बढ़ता हुआ जो ट्रेड डेफिसिट है, ये गैप जो है ये पिछले जनवरी 2024 से कंपेयर करें तो 39% तक बढ़ गया है और इसके असर जो है हमें इंडियन रुपी पे देखने को मिल रहा है। एक साल में जो इंडियन रुपी है वो 5% तक वीकन होता नजर आया। अगर बात करें एक्सपोर्ट्स की तो इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूएस को कर रहा है इस वक्त और एक्सपोर्ट्स जो है वो 39% तक साल दर साल यहाँ पे बढ़ते नजर आए। क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी बात करें तो इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और IT सेगमेंट में हमें काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है। वही अगर इंपोर्ट की मैं बात करूं तो चाइना से हम सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं और जो आंकड़ा सामने आता है वो है $11.5 बिलियन का और ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है यहाँ पे 17% की बढ़ती नजर आई है। सबसे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो अगर मैं ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स पे एक बार नजर डालूं तो जो एक्सपोर्ट्स का फिगर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारे 2% से कम हुआ है, लेकिन इंपोर्ट्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से बढ़ गए। तो रिजल्ट ये है कि ट्रेड डेफिसिट जो है ओवरऑल बेसिस पे वो 39% तक यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। वही अब कंट्री वाइज सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स कहाँ हुए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कहाँ हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, उस फिगर्स पे अगर नजर डाले तो सबसे ज्यादा जापान में हमें 53.5% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यहाँ से हम ज्यादातर आयरन और स्टील, केमिकल जैसे प्रोडक्ट्स यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। USA, फिर नेपाल, बांग्लादेश, यूके, ये जो है ये यहाँ पे सबसे बड़े हमारे एक्सपोर्टर्स हैं। उसके बाद में अगर इंपोर्टर्स के नंबर पे नज़र डालूँ तो सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, चाइना सबसे बड़ा मार्केट यहाँ पे है हमारा इंपोर्ट का। 17% ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिली है। वही जापान की बात करूँ तो साल दर साल बेसिस पे 134% का यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है। और जापान से जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसमें ऑटो कॉम्पोनेंट्स, प्रोसेस्ड फूड जैसे कॉम्पोनेंट्स यहाँ शामिल है। तो मेनली क्रूड ऑयल जो है वो हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट किया, इसके दूसरे प्रोडक्ट भी रहे हैं। पर ये जो ट्रेड डेफिसिट साइकिल है ये बिगड़ती हुई नजर आ रही है और आगे चल के इसको थोड़ा ध्यान में रखना रहेगा हमें। तो ये थे कुछ की इनसाइट ट्रेड स्टैटिस्टिक्स के जो कि कल ही गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं। वेदांता के क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स की बैठक पर आज बाजार की नजर है। इस बैठक में डिमर्जर प्लान पर फैसला लिया जा सकता है। वेदांता ने अपने कारोबार को अलग अलग कंपनियों में बांटने की योजना बनाई है। माना जा रहा है कि कंपनी के डिमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो डिमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग की पूरी तस्वीर समझा रही हैं मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो डेफिनेटली आज जो वेदांता का बोर्ड है वो अपने शेयर होल्डर से मीटिंग करने जा रहा है और हो सकता है कि यहाँ पे जो कंपनी के डीमर्जर को लेके मार्केट के अंदर खबरें चल रही है उसके ऊपर भी कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिखाई दे। बेसिकली कंपनी ने सितंबर 2024 में कंपनी के डीमर्जर को लेके काफ़ी सारी बातें की थी और हो सकता है कि आज कोई सॉलिड नोटिफिकेशन कंपनी की तरफ से हमें आता हुआ दिखाई दे। कंपनी अपनी जो एंटिटी है वेदांता उसको 5 डिफरेंट हिस्सों में बांटना चाहती है, जिसमें एल्यूमिनियम मेटल अलग हो जाएगा, पार अलग हो जाएगा, ऑयल एंड गैस अलग हो जाएगा और साथ ही साथ आयरन स्टील का एक अलग हिस्सा होगा। अब इससे हो सकता है कि यहाँ पे अच्छी खासी हमें जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो होती हुई दिखाई दे और अलग अलग जो कस्टमर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनको मौका मिलेगा उस कमोडिटी स्पेसिफिक जो कंपनी है उसके अंदर निवेश करने का। और साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट ये भी संभावनाएं जता रहे हैं कि कंपनी की यहाँ से री रेटिंग भी हो सकती है। अब यहाँ पे वैल्यू जो अनलॉकिंग है उसकी भी काफ़ी बड़ी संभावनाएं जताई जा रही है। अगर इस टाइम पे वेदांता का मार्केट कैप देखा जाए तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 1.62 लाख करोड़ का, लेकिन अगर ये डीमर्जर होता है तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि जो मार्केट कैप ये 5 लिस्टेड एंटिटी का होगा वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 2.73 लाख करोड़ का।
इसके साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि वेदांता के एक शेयर के बदले जो 5 डिफरेंट उसमें वो डीमर्ज होने वाली है, वहाँ के 5 शेयर मिलते हुए दिखाई देंगे। और इस टाइम पे अगर वेदांता के चार्ट्स की तरफ नज़र डाली जाए तो पिछले 1 साल में वेदांता ने करीब काफ़ी अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को अपने कमा के दिया है, 54% का। पिछले 6 महीने में हालांकि मार्केट वॉलिटिलिटी की वजह से ये करीबन 6 से 7% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। और जिस तरीके से बेयर मार्केट में हमने एंट्री ले ली है, पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि वेदांता ने -10% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। लेकिन आज एक अहम बोर्ड बैठक है, देखते हैं कि किस तरीके से डीमर्जर को लेकर कंपनी की अनाउंसमेंट आती है। कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी का राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। इसके बाद अमीर अल थानी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में डेलीगेशन लेवल पर बैठक भी हुई। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर के सम्मान में भोज भी रखा गया है। अमीर अल थानी कल रात भारत पहुंचे थे और खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। भारत और कतर के बीच सोमवार को दिल्ली में 2 MOUs पर साइन किए गए। और साथ ही आपको बता दें, इस यात्रा का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप की सत्ता में वापसी और ईरान के साथ अमेरिका के संबंधों को देखते हुए भारत कतर को एनर्जी सिक्योरिटी के तौर पर एक विकल्प के रूप में देख रहा है। कतर पहले ही भारत का सबसे बड़ा 50% LNG सप्लायर है, साथ ही 30% LPG भी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा कतर की 30 लाख की आबादी में 8 लाख भारतीय हैं जो हर साल अरबों डॉलर भारत में भेजते हैं। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राजधानी दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली को जल्द ही नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जारी हैं। तैयारियों का जायजा लेने भाजपा नेता विनोद तावड़े, तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा आज रामलीला मैदान पहुंचे। तो किस तरह की तैयारी रामलीला मैदान में चल रही है, देखिए इस पर मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर 20 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं रामलीला मैदान से, जहां पर आप देख सकते हैं इस वक्त जो काम चल रहा है वो भव्य मंच बनाने का हो रहा है। भव्य मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 27 साल बाद राजधानी दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है और बीजेपी जो शपथ ग्रहण समारोह है उसे न सिर्फ एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह बनाना चाहती है बल्कि शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी दिखाना चाहती है। और अभी ये जानकारी मिल रही है कि इस भव्य आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और साथ ही साथ अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें वो यहाँ पर मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद होंगे और साथ ही साथ करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो यहाँ पर इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि कॉरपोरेट्स के जो बड़े दिग्गज हैं उन्हें न्योता दिया गया है, फिल्मी सितारों को यहाँ पर न्योता दिया गया और साथ ही साथ जो धर्म गुरु हैं बड़े वो भी बीजेपी के इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस तरह की जानकारी मिल रही है। चूंकि ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है इसलिए जो बीजेपी के नेता हैं, जितने भी दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी हैं, SPG के आला अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार तैयारियों का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। दीपाली नंदा, दिल्ली। मुंबई में अब होटल और रेस्टोरेंट कोयला भट्टी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कोर्ट के आदेश और प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए BMC ने कोयले के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदूषण कम करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए थे। अब मुंबई नगर निगम ने होटल्स को 7 जुलाई तक का वक्त दिया है और कहा है कि कोयले और लकड़ी से चलने वाले तंदूर ओवन को बिजली, PNG और LPG ईंधन में शिफ्ट किया जाए। साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि अगर निर्देश का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। न्यू इंडिया बैंक पर RBI ने बैन लगा दिया है, पर सवाल ये है कि बैंक के ग्राहकों के फंसे पैसे कैसे मिलेंगे, ग्राहकों को कैसे आवेदन करना होगा, पैसे एक साथ मिलेंगे या किस्तों में। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। फंसे पैसे मिलेंगे ऐसे। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।